आज की इस वीडियो में हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है ईंटें, मनके तथा अस्थियां, जो कि आपका क्लास 12 का पहला चैप्टर है। और उस चैप्टर में हम जिस सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे वो है हड़प्पा सभ्यता। उससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, अपनी क्लास को शुरू करें, मेरे बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। मेरा नाम है रितेश और मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। मैं पिछले 5 से 6 सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो आप मेरे पे भरोसा कर सकते हैं और मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इस क्लास का जो पहला टॉपिक है वो है हड़प्पा सभ्यता का नामकरण। ठीक है भाई, अब हम ये जानते हैं कि इस सभ्यता का नाम हड़प्पा ही क्यों रखा गया, कुछ और भी तो रखा जा सकता था। क्या हड़प्पा ही क्यों रखा गया? तो इसके पीछे जो कारण दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि भाई सबसे पहले ये जो सभ्यता है ना, हड़प्पा नामक स्थल पर खोजी गई। यानी कि इस सभ्यता से जुड़े हुए जितने भी अवशेष थे, है ना, बहुत सारे अवशेष मिले होंगे, लेकिन पहली बार जो अवशेष खोजे गए वो हड़प्पा नामक स्थल पर खोजे गए। और हड़प्पा कहाँ है ये आप देख पा रहे हैं, हड़प्पा है भाई। इससे पहले इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता था। हमारे भारत की प्राचीनतम सभ्यता है ये, जो कि मेसोपोटामियाई सभ्यता के समकालीन थी। ऐसा माना जाता था कि मेसोपोटामियाई सबसे पुरानी सभ्यता है, पर ऐसा नहीं है। भारत में भी वो सभ्यता थी जो मेसोपोटामिया के समकालीन थी। ठीक है, और मेसोपोटामिया के जितनी ही पुरानी भी थी। तो वो कौन सी सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता। अब आगे चलते हैं। तो दूसरा जो टॉपिक है वो है, आपने देखा होगा आपकी किताब में, पारिभाषिक शब्द, स्थान तथा काल। ठीक है, इसमें क्या है कि भाई सभ्यता से आप क्या समझते हो? जब हम बोलते हैं सभ्यता तो इसका मतलब क्या है? अच्छा, एक चीज और याद रखनी है कि हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे पूरा वस्तु है वो मोहर है। ये मोहर की फोटो आप देख पा रहे हो, आपकी किताब में भी दी है। ये जो फोटो है ये मोहर की फोटो है, ये सबसे पूरा वस्तु है। दोबारा अपने टॉपिक पे वापस आते हैं कि भाई सभ्यता से आप क्या समझते हो, क्या समझते हैं आप सभ्यता से। ठीक है, तो इसमें ना आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। पहली कि भाई पूरा वस्तु होनी चाहिए जिनकी एक विशिष्ट शैली होनी चाहिए। विशिष्ट शैली से मेरा मतलब क्या है कि भाई सभ्यता से जुड़ी हुई जितनी भी वस्तुएं मिलेंगी वो ऑलमोस्ट एक जैसी होंगी। फॉर एग्जाम्पल, मनके अगर मिल रहे हैं तो वो सारे एक जैसे होने चाहिए। ठीक है, उनको बनाने का तरीका एक जैसा होना चाहिए। ईंटें अगर मिल रही है उनका आकार एक जैसा होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई मोहर मिल रही है उसका प्रकार एक जैसा होना चाहिए। बांट मिल रहे हैं उसका प्रकार एक जैसा होना चाहिए। तो ये सारी चीजें एक जैसी होनी चाहिए। दूसरा, ये किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित होनी चाहिए। और तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है कालखंड की। तो पुरावस्तु वाली बात समझ में आई आपको? मैंने आपको इसमें समझाया कि भाई पुरावस्तु मतलब जो हड़प्पा सभ्यता से पुरानी जो संबंधित वस्तुएं थी जो आज हमें मिल गई। ठीक है, उन वस्तुओं के माध्यम से हमने क्या करते हैं, हम सभ्यता के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। वैसी एक पुरावस्तु है मोहर। ठीक है, जिससे हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। आगे चलते हैं अपनी क्लास में। देखिए, पुरावस्तु हमने समझा, उसके बाद अब हम समझते हैं भौगोलिक क्षेत्र के बारे में। तो वो जो पुरावस्तु है वो कहीं ना कहीं तो होंगी, किसी न किसी क्षेत्र में तो इस्तेमाल की जाती होंगी। तो वो वस्तुएं आप देखोगे, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की जो वस्तुएं हैं वो कहाँ इस्तेमाल की जाती थी? अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है, तथा गुजरात जैसे क्षेत्रों में। ठीक है, आप देख रहे हो ये कितने बड़े दायरे में फैली हुई है ये सभ्यता। और इन पूरे ये जो पूरा क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये क्षेत्र दिख रहा है जो इन सभी में मिलने वाली जो पुरावस्तुएं थी वो एक जैसी थी। इसीलिए इसको एक सभ्यता से जोड़ा गया। और वो सभ्यता कौन सी थी? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, देखो एक स्थल यहाँ है और एक स्थल यहाँ है, पर यहाँ पर जो वस्तुएं मिल रही है वो भी एक जैसी है और यहाँ मिल रही है वो भी एक जैसी है। तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों में कोई संबंध है, कोई लिंक है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों एक ही सभ्यता की, है ना, जगह है, एक ही सभ्यता का स्थल है। उसके बाद अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, और वो टॉपिक है कालखंड। ठीक है भाई, अब कालखंड वाली बात समझ लेते हैं। तो जो हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम है उसको पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर, अब आप बच्चे सोच रहे होंगे कि ये पुरातात्विक साक्ष्य क्या होता है। तो पुरातात्विक साक्ष्य भी मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, वो पुरानी वस्तुएं जिससे हमें इतिहास के बारे में कुछ जानकारी मिले उसे हम बोलते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य जो है हमें खुदाई के माध्यम से प्राप्त होंगे या फिर हमें प्राप्त होंगे खोज के माध्यम से। या तो आप उसको ढूंढ लोगे, धरती की सतह पर मिल जाएगी, या फिर आपको खुदाई कर वो चीजें प्राप्त करनी पड़ेंगी। इसको बोलते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। के आधार पर हड़प्पा सभ्यता के कालक्रम को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया बेटा? 3 भागों में। पहला है आरंभिक हड़प्पा, जिसका कालक्रम है 3200 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व। फिर है विकसित हड़प्पा, जिसका कालक्रम है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। और फिर है परवर्ती हड़प्पा, जिसका कालक्रम है 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व। इस कालक्रम को देने का काम किसने किया है? जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल का क्या रोल है इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। आपकी किताब का जो अगला और पहला टॉपिक है, फर्स्ट, है ना, पॉइंट 1, वो है आरंभ, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई, इसको समझेंगे। तो ऐसा कहा जाता है कि भाई हड़प्पा सभ्यता के कालक्रम के विभाजन को लेकर इतिहासकारों में बहुत ज्यादा मतभेद है। सिंपल सी बातें हो गई, क्योंकि भाई इतिहास में
जितने भी इतिहासकार आपस में मतभेद कर रहे हैं इनमें से कोई मौजूद नहीं था, ना आप मौजूद थे ना मैं मौजूद था हड़प्पा समय के, है ना, हड़प्पा सभ्यता के समय में। तो हो सकता है भाई आप किसी चीज को लेकर अलग तरीके से सोचते हो, मैं अलग तरीके से सोचता हूं, वैसे ही इतिहासकार भी हड़प्पा सभ्यता के कालक्रम को लेकर अलग अलग सोच सकते हैं। तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि आरंभिक हड़प्पा तथा विकसित हड़प्पा के बीच कर्मभंग था। कर्मभंग का मतलब ये आपकी आरंभिक हड़प्पा है, उसके तुरंत जस्ट बाद कौन सी हड़प्पा शुरू हो गई, विकसित हड़प्पा शुरू हो गई। तो ये इतिहासकार कह रहे हैं कि जैसे ही आरंभिक हड़प्पा सभ्यता खत्म हुई उसके तुरंत बाद कोई और सी सभ्यता आ गई और फिर उसके बाद विकसित हड़प्पा सभ्यता आई, ऐसा कहना है कुछ इतिहासकारों का। और वो कहते हैं कि इन दोनों के बीच में जो संस्कृतियां हमें देखने को मिलती हैं, सभ्यता देखने को मिलती है, वो पूरी तरीके से हड़प्पा सभ्यता से अलग थी। उनकी अपनी गृह स्थापत्य थी, उनकी अपनी विशिष्ट मद्रभांड शैली थी। मद्रभांड का मतलब बेटा यहाँ पर है मिट्टी के बर्तन, जो कि पूरी तरीके से हड़प्पा सभ्यता से अलग थी। अब एक चीज और समझ लेते हैं यहाँ पर कि हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई। अब समझेंगे, ये एक छोटा सा मैंने चार्ट बनाया है, इसको कॉपी में बना लो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। सबसे पहले काल था पुरा पाषाण काल, ठीक है। मनुष्य के इतिहास को मोटा मोटा तौर पर इन 3 भागों में बांट दिया जाता है। दूसरा है मध्य पाषाण काल और फिर है नव पाषाण काल। इसमें क्या है कि भाई जो पुरा पाषाण काल था इसमें मनुष्य जो है शिकार और संग्राहक था। शिकार और संग्राहक का मतलब वो शिकार करता था और चीजों को इकट्ठा करता था। तो वो एक जगह नहीं रहेगा, एक जगह से दूसरी जगह पर घूमता रहेगा शिकार के लिए और चीजों को इकट्ठा करने के लिए। फिर मध्य पाषाण काल में वो शिकार तो करता ही था, संग्रहण तो करता ही था, पर थोड़ी बहुत वो खेती करने लगा था। पर वो अभी भी निर्भर है अपने ज्यादातर भोजन के लिए शिकार पर और संग्रहण पर। उसके बाद नव पाषाण काल आया, इसमें व्यक्ति करने लग गया खेती। अब खेती करेगा तो सिंपल सी बात है, आपका खेत होगा, उसमें आप फसल बोओगे, फिर आप फसल के पकने का इंतजार करोगे। तब तक आप क्या करोगे, आपको वहां रुकना पड़ेगा, नहीं तो कोई फसल आपकी नष्ट कर कर चला जाएगा। इससे क्या होगा, आप वहां पर वहीं कहीं आसपास घर बनाओगे और रहने लग जाओगे स्थायी तौर पर, है ना। फिर क्या होगा, कोई और भी ऐसे ही खेत बनाएगा और ऐसे करते करते बहुत सारे लोग एक साथ एक जगह पर रहने लग जाएंगे। फिर ये सारे लोग मिलकर क्या करेंगे, एक जैसे, है ना, एक जैसे घर बनाएंगे, एक जैसे बाट बनाएंगे, एक जैसे मनके बनाएंगे, रहने सहने का जो तरीका होगा वो एक जैसा होगा। उससे क्या होगा, एक सभ्यता विकसित हो जाएगी, है ना, क्योंकि इनकी जो वस्तुएं हैं वो पूरा वस्तु हो जाएंगी। किसी एक स्थान पे रह रहे हैं तो भौगोलिक क्षेत्र हो जाएगा, और एक टाइम पर है तो कालखंड हो जाएगा। तो ऐसे क्या होगा, एक कह सकते हैं हम कि सभ्यता के तैयार होने की पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड तैयार हो चुका है। और इसी से ही हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की कहीं ना कहीं शुरुआत हुई। तो आशा करता हूं आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, मैं क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उसके बाद अब हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो है निर्वाह के तरीके। अब निर्वाह के तरीके का क्या अर्थ है कि हड़प्पा वासी जो थे ना, वो भोजन कैसे प्राप्त करते थे, क्या खाते पीते थे, और खाते पीते थे क्या, उन चीजों को कैसे प्राप्त करते थे। इस विषय में भी जो हमारे पास सूचनाएं हैं वो पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर निर्भर है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं पुरातात्विक स्रोत क्या है। इस ये टॉपिक है आपका, इसको हम 2 बिंदुओं में 2 पॉइंट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, जिसमें से पहला है अनाज के दानों का साक्ष्य और दूसरा है हड्डियों के अवशेष। तो सबसे पहला पॉइंट, जैसा कि मैंने बताया, अनाज के दानों का साक्ष्य है। तो भाई हुआ क्या कि हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए जितने भी स्थल थे उनमें ना हमें अनाज के जले हुए दानों के साक्ष्य मिले हैं। तो अनाज जलाता कैसे है, भोजन पकाने में कई बार ऐसा होता है ना, खाना पकाकर फोन में लग जाते हैं और खाना जल जाता है। तो हो सकता है भाई ये लोग भी, है ना, किसी मनोरंजन करने लग गए अपना और अनाज जल गया उनका, तो वो दाने हमें मिल गए। तो इन्हीं दानों, जले हुए दानों के आधार पर इतिहासकार क्या बोलते हैं कि भाई हड़प्पा वासी इन सभी अनाजों का इस्तेमाल करते थे। इन स्थलों से हमें गेहूं के दाने मिले हैं, जौ के, दाल के, सफेद चना, तिल और बाजरे के दाने। बाजरे के दाने कहां से मिले हैं, गुजरात से। चावल से परिचित नहीं थे, मैं बोल रहा हूं चावल आप ऑप्शन में आ जाए तो उसको आप नहीं लगाएंगे, वो आपका गलत आंसर होगा। आगे चलते हैं। दूसरा हमारा बिंदु क्या है भाई, हड्डियों के साक्ष्य। ठीक है भाई, तो हड्डियों, अब क्या हुआ, हड़प्पा क्षेत्रों से भाई सभी अस्थियों के अवशेष मिले हैं, सभी प्रकार के। इस आधार पर इतिहासकार बताते हैं कि हड़प्पावासी पशुपालन करते थे। पशुपालन करते थे तो भेड़, बकरी, भैंस, सुअर जैसे जानवरों को पाला जाता था। इसके अलावा हमें हिरण, घड़ियाल और मछलियों की हड्डियां मिली। हो सकता है इनका इस्तेमाल मांस के तौर पर किया जाता हो, संभव है। ठीक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हड़प्पावासी इन सभी जानवरों का शिकार स्वयं करते थे या नहीं। अगर मैं इसका उत्तर देने की कोशिश करूं तो कैसे दूंगा, मैं इसे ऐसे देखूंगा कि अगर औजार बहुत बड़ी मात्रा पे मिल रहे हैं शिकार के, बहुत बड़ी मात्रा पे, तो इसका मतलब क्या है, सभी हड़प्पावासी शिकार खुद करते थे। लेकिन औजार बहुत कम मात्रा में मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि कुछ समाज के कुछ
लोग या समाज का छोटा सा भाग खुद शिकार करता था और शिकार करने के बाद जाकर लोग उनसे उस चीजों को खरीदते होंगे, संभव है। ठीक है, अब भाई सिंपल सी बात है, अनाज मिले हैं तो कृषि तो होती होगी, और कृषि होती होगी तो उसमें किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था ये भी सीखना जरूरी है। तो अनाज के जो दाने हैं उनके आधार पर, है ना, कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में भाई जानकारी प्राप्त करना तो थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ स्रोत हैं जिससे हमें पता चलता है कि हड़प्पावासी किस प्रकार की तकनीक का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, उनके लिए मैंने 5 बिंदु बनाए हैं, आप चाहें तो अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं अपनी, ठीक है, अपनी क्लास में। तो सबसे पहला बिंदु है वृषभ की मृद मूर्ति और मोहरों पर चित्रण। मोहर की फोटो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं, है ना, इस क्लास के स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था। तो हड़प्पा स्थलों से हमें ना वृषभ, वृषभ का मतलब है यहाँ पर बैल की मूर्ति मिली है, तथा मोहरों पर भी हमें इस प्रकार का ना ये दिख रहा है, ये बैल है भाई, ठीक है, थोड़ा सा बेकार हो गया है, टूट गया ये, है ना, का चित्रण मिला है, जो स्पष्ट करता है कि वृषभ का प्रयोग कृषि कार्यों में किया जाता था। सिंपल सी बात है, बैल का प्रयोग करते होंगे ना खेती में, संभव है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। अब सिंपल सी बात है भाई, सिर्फ बैल से काम थोड़ी चलेगा, हल भी तो चाहिए। खेती में तो बैल और हल दोनों का इस्तेमाल होता है ना। तो असली हल तो मिलना संभव नहीं है, क्योंकि भाई वो तो लकड़ी का होगा, लकड़ी अब तक थोड़ी बच पाएगी। तो हमें मिला है हल का प्रतिरूप, मिट्टी का हल मिला है। ठीक है, तो पुरातत्वविदों को बनावली एक जगह है भाई हरियाणा में, अब बनावली देखो कहाँ है, ये रहा बनावली, ठीक है भाई, के नामक स्थान से हमें मिट्टी के हल का प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। और इस साक्ष्य के आधार पर इतिहासकार कहते हैं कि हो सकता है कि भाई भूमि की खुदाई के लिए, जुताई के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता था, हल का प्रयोग किया जाता था। तो बैल भी हो गया, हल भी हो गया, तो खेती होना संभव है ना, कर सकते हैं खेती में इस्तेमाल इसका। तो आप बोलोगे बिल्कुल जी कर सकते हैं। अब है भाई सिंपल सी बात है, बैल है, हल है, तो जुता हुआ खेत भी मिलेगा। तो जुता हुआ खेत भी मिल गया भाई, और वो कहाँ मिला, कालीबंगा में मिला। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में है। आप देखो कालीबंगा कहाँ है, तो आप देख पा रहे हो, ये रहा कालीबंगन, याद रख लोगे। तो इस खेत में हल के द्वारा बनाई गई 2 रेखाओं के 2 प्रकार मिले हैं, ठीक है, जो एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, जो ये दर्शाता है कि एक बार में 2 फसलें उगाई जाती हो सकता है 2, है ना, अलग अलग फसलें एक ही जगह पर उगाई जा रही हो। अब भाई हमने खेती कर ली, अब हमें फसल काटनी भी तो पड़ेगी। तो फसल काटने के लिए औजार ये देख पा रहे हो आप, ये देख रहे हो, ये भाई हो सकता है ये औजार है और ये हत्था है। क्या इस औजार को इस हत्थे पर बिठाकर फसलों को काटा जा सकता है, तो आप बोलोगे बिल्कुल काटा जा सकता है। तो वही काम इतिहासकारों ने किया। इतिहासकारों ने क्या कहा कि फसलों की कटाई के लिए लकड़ी के हत्थे पर बिठाए गए पत्थर का पाल का प्रयोग करते थे। कौन, हड़प्पावासी, ठीक है भाई। इसके अलावा हड़प्पावासी तांबे के औजारों का इस्तेमाल करते थे। तो आप देख पा रहे हो धातु के औजार है भाई, ठीक है, ये औजार हमें हड़प्पा स्थलों से प्राप्त हुए हैं भाई। अब देखो कुछ स्थल तो नदी के किनारे है जहां पानी की जरूरत नहीं है, लेकिन जहां पर नदी नहीं है वहां तो पानी की जरूरत पड़ेगी, यानी कि खेती करनी है तो सिंचाई करनी पड़ेगी। तो सिंचाई करने के लिए हम देखते हैं कि भाई जहां जहां शुष्क प्रदेश थे, ठीक है भाई, सूखे प्रदेश थे, वहां वहां सिंचाई की आवश्यकता पड़ती थी। तो अफगानिस्तान में एक सोर्तोगोही नामक जगह है जहां से नहर के अवशेष मिले हैं। हो सकता है कि इस नहर का इस्तेमाल सिंचाई के लिए, या इस नहर को बनाया इसलिए हो ताकि वहां पर खेती की जा सके। इसके अलावा धोलावीरा एक जगह है गुजरात में जहां से हमें जलाशय मिला है। ये आप जलाशय देख पा रहे हो, ठीक है। इसमें क्या होता होगा, वर्षा का जो जल है उसको इकट्ठा किया जाता होगा। अब जो शुरू होता है हमारा मेन टॉपिक, जो कि इंपॉर्टेंट भी है, आप समझ लो कि इसमें से एक प्रश्न आएगा ही आएगा, और वो है मोहनजोदड़ो। सबसे पहले हम नक्शे पे देखेंगे मोहनजोदड़ो कहाँ है, दिख रहा है आप सबको, तो ये है हमारा मोहनजोदड़ो, दिख गया आप सबको। अब इसमें क्या पढ़ेंगे, मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे, मोहनजोदड़ो की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो मोहनजोदड़ो की जो सबसे पहली विशेषता है वो है एक सुनियोजित शहर। तो हड़प्पा सभ्यता की खासियत ही है उसके शहर। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे फेमस स्थल कौन सा है, मोहनजोदड़ो, ठीक है भाई। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि ये एक ऐसा शहर था जिसे सुनियोजित ढंग से बसाया गया था, यानी कि बहुत अच्छे ढंग से प्लानिंग की गई, और प्लानिंग करने के बाद इस शहर को बसाया गया। तो सबसे पहली चीज में आपको ध्यान रखनी है भाई, बस्ती का विभाजन। एक मान लो अपना ये मोहनजोदड़ो बहुत बड़ा मोहनजोदड़ो है, इसका विभाजन कैसे किया गया। तो मोहनजोदड़ो जो शहर है उसको 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, 2।
एक छोटा भाग था जो ऊंचाई पर बसा हुआ था, एक बड़ा भाग था जो नीचे हिस्से में बसा हुआ था। जो ऊपर बसा हुआ था और छोटा भाग था उसे दुर्ग कहा गया, और जो बड़ा भाग था जो नीचे बसा हुआ था उसे निचला शहर कहा गया। आगे चलते हैं, आपको एक फोटो दिखाता हूं, उसके माध्यम से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये छोटा हिस्सा है, ये दुर्ग हो गया भाई, ये बड़ा हिस्सा है, ठीक है, और निचला शहर है, नीचे बसा हुआ है, ये निचला शहर हो गया। अब आप सोच रहे हो कि भाई ऊपर बसा हुआ और निचला शहर का मतलब क्या? ऐसे देखो, आप देख पा रहे हो, यानी कि ये अपना दुर्ग हो गया और ये नीचे बसा हुआ है, ये क्या हो गया? ये वाला हिस्सा जो है वो कैसा है? ये छोटा है, और जो नीचे बसा हुआ है वो बड़ा है। क्लियर बात? आप ये भी ध्यान, इसमें ना एक बात और ध्यान सकते हो कि ये पश्चिमी हिस्सा है, पश्चिम में बसा हुआ है, ठीक है, और ये कहां बसा हुआ है? ये पूर्व में बसा हुआ है। समझ है ना? दिशा देख पाते होगे आशा करता हूं। अगर आप नहीं देख पाते हो दिशा, आपको दिक्कत होती है, आपको नहीं पता चलता कि कौन सी दिशा में क्या है, तो आप कमेंट में बताइए, मैं आपको इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाकर आपको समझा दूंगा कि दिशा कैसे देखी जाती है। अब दूसरा पॉइंट है हमारा, निचले शहर तथा दुर्ग का दीवारों से घेराव किया गया है। ठीक है भाई, तो इसमें क्या बोला गया है कि निचले शहर तथा दुर्ग को दीवारों से घेरा गया। इसका आशय यह है कि दुर्ग को निचले शहर से अलग किया गया, इसके अलावा निचले शहर को भी दीवारों से घेरा गया है। देखो मैं इसको अच्छे से समझाता हूं। देखो ये आपने देखा भाई, क्या है? ये हमारा दुर्ग है, ठीक। तो दुर्ग को क्या करा? दुर्ग के चारों ओर एक दीवार बना दी गई ऐसे, और सेम चीज निचले शहर के साथ की गई, ऐसे करके चारों ओर इसके एक दीवार बना दी गई, ताकि निचले शहर का बंदा दुर्ग में ना जा पाए और दुर्ग का बंदा निचले शहर में ना जा पाए। ठीक है। उसके बाद आपको तीसरी बात याद रखनी है कि निचले शहर का नियोजन कैसे होता था भाई। तो निचले शहर का नियोजन में ना जितने भी भवन देखने को मिलते हैं, घर देखने को मिलते हैं, उनका जो निर्माण है एक चबूतरे पर किया जाता था। यानी कि पहले एक चबूतरा बनाया और फिर उसके ऊपर घर बनाया। तो अब इससे क्या होगा कि भाई आप चबूतरे पर घर बना रहे हो तो भाई आपके लिए जो क्षेत्रफल है वो एक निश्चित हो जाएगा। यानी कि आप अपना घर जो बनाएंगे वो इसी के ऊपर बनाएंगे, इससे बाहर नहीं जा सकते आप। क्लियर बात? इससे लिए है ना, इससे ये पता चलता है कि भाई पहले बस्ती का नियोजन किया गया होगा और फिर उसको लागू यानी कि क्रियान्वित किया गया होगा। क्योंकि भाई इतनी तगड़ी प्लानिंग ही तो की गई होगी कि यार चबूतरा बनाओ पहले हर घर के लिए, और फिर घर बनाने के बाद, वो चबूतरा बनाने के बाद फिर घर बनाओ, है कि नहीं? प्लानिंग की जरूरत होगी, बिल्कुल होगी। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है नालों का निर्माण। भाई ये मतलब बहुत ही बार पूछते हैं पेपर में, इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे। तो भाई हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी प्रणाली क्या है? उसकी जल निकास प्रणाली। तो इसमें क्या है? योजनाबद्ध ढंग से निर्मित है, पहला। दूसरा, ग्रिड पद्धति से बना हुआ है। तीसरा, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा गया है। और चौथा, शहर से सारा गंदा पानी बाहर ले जाने की व्यवस्था है। इन चार बिंदुओं में हम इन चीजों को, इस वाले टॉपिक को समझेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है योजनाबद्ध ढंग से निर्मित। ठीक है भाई, आप निचले शहर को देखोगे, अगर उसके नक्शे को देखोगे तो आपको दिखेगा कि पहले गलियों के साथ नालियों को बनाया गया। ठीक है भाई, यानी कि पहले ऐसे करके गलियां बनाई और फिर उसके बगल बगल में नालियां बनाई, ऐसे करके, समझ रहे हो आप? ठीक। और फिर उनके अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया, फिर ऐसे करके नाली बन गई, फिर यहां घर बना दिए, ये घर बन गए भाई। जो दर्शाता है कि जल निकास प्रणाली बहुत ही योजनाबद्ध ढंग से निर्मित है, बहुत अच्छी से प्लानिंग की गई। उसके बाद है ना, नालियों के निकास, यही नालियों का निर्माण किया गया। उसके बाद इसकी दूसरी विशेषता है ग्रिड पद्धति से बनी हुई है भाई। ये ग्रिड पद्धति का मतलब क्या आपने देखा होगा, ऐसे जाली देखी है आपने, ये जाली देखी है, ठीक है। इस जाली को ही बोलते हैं ग्रिड पद्धति। ठीक है। अब ग्रिड पद्धति का क्या फायदा है? इससे क्या होगा कि भाई सारी नालियां एक दूसरे को समकोण पे काटेंगी, और इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि प्रत्येक आवास की एक दीवार कम से कम इससे नालियों से सटी हुई होंगी, और नालियों से सटी होंगी तो उससे क्या फायदा होगा? सारा गंदा पानी घर से बाहर आ पाएगा। अगले बिंदु पर चलते हैं। अगला बिंदु है नालों का निर्माण। अगला बिंदु है स्वच्छता का विशेष ध्यान। प्रत्येक नाली को पत्थर से ढका जाता था भाई, पहला, जिससे पता चलता है कि भाई साफ सफाई का बड़ा अच्छे से ध्यान रखते थे। ठीक है। उसके अलावा क्या होता था, जैसे मान लो ये नाली है, अब नाली के बीचों बीच ऐसे करके होल बना देते थे ये लोग। अब इसमें क्या होगा? इसमें कूड़ा फेंको आप, तो कूड़ा क्या होगा? कूड़ा इस गड्ढे में अटक जाएगा और सारा पानी आगे निकल जाएगा। समझ रहे हो? ऐसी व्यवस्था कर रखी थी, और फिर इसको पत्थर से
ढका हुआ था। इससे प्रॉफिट क्या होगा, साफ सफाई का ध्यान रखा जाएगा, है ना। शहर से सारा गंदा पानी बाहर ले जाने की व्यवस्था। अब क्या होता था, जितनी भी छोटी छोटी नालियां थी वो सारी कनेक्ट थी बड़े नाले से, और बड़ा नाला सारा गंदा पानी शहर से बाहर ले जाता था। तो 4 बिंदु बताए मैंने। कौन कौन से 4 बिंदु बताए, इन चारों बिंदु को आप याद रखेंगे भाई, ठीक है। इसको कॉपी में लिख लीजिए। इससे फायदा क्या होगा आपको कि भाई जब आप पेपर में जाएंगे तो आपको तुरंत ये पॉइंट याद आ जाएंगे, फिर आप इनको एक्सप्लेन कर पाएंगे। उसके बाद अब हम समझते हैं आपका जो 3.2 वाला टॉपिक है, जो है ग्रह स्थापत्य। देख रहे हो आप, घर इस प्रकार से बने हुए हैं, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो, भाई घर सबसे ज्यादा कहां मिलेंगे, निचले शहर में। तो भाई सिंपल सी बात है, निचले शहर के बारे में, है ना, निचले शहर का ही हमें समझना पड़ेगा कि निचले शहर में कैसे घर थे। तो अच्छा उदाहरण कौन प्रस्तुत करता है, निचला शहर। और इन घरों की कुछ विशेषताएं हैं और उन विशेषताओं को हम एक एक कर समझते हैं। तो सबसे पहली विशेषता है आंगन केंद्रित आवास, ठीक है। मतलब जैसे कि भाई पहले बना लिया ये हमने आंगन, और फिर उसके चारों ओर ऐसे करके कमरे बना लिए। यहाँ गेट बना दिया, मान लो एक कमरा ये बना दिया, एक कमरा ये बना दिया, यहाँ गेट बना दिया, यहाँ गेट बना दिया, और ये बीचों बीच हो गया आंगन। ऐसा था। तो मोहनजोदड़ो के सभी आवास आंगन केंद्रित होते थे, अर्थात पहले आंगन का निर्माण किया गया होगा और उसके बाद फिर चारों ओर कमरों का निर्माण किया जाता था। संभवतः आंगन का प्रयोग खाना बनाने, सूत काटने तथा बुनाई करने के लिए किया जाता होगा। सूत का मतलब यहाँ पर धागा है बेटा। उसके बाद जो दूसरी विशेषता है वो है एकांतता का, बड़ा है ना, एकांतता का बहुत ज्यादा महत्व देते थे भाई। कैसे पता चलता है कि हड़प्पावासी एकांतता को महत्व देते थे? इसके लिए 2 हमारे पास कारण है। पहला है कि भाई कोई भी बाहरी व्यक्ति ना आंगन का अवलोकन सीधा नहीं कर सकता था, क्योंकि आंगन तो बीचों बीच है। कोई बाहर गेट पर खड़ा होगा, मेन गेट पर, वो देख पाएगा नहीं। उसके बाद दूसरा जो कारण है कि आप देखोगे कि हड़प्पा वासियों के घरों में आपको खिड़कियां देखने को नहीं मिलती थी, जिससे कोई बाहरी व्यक्ति घर में झांक सके। उसके बाद हड़प्पा वासियों के आवासों की जो तीसरी विशेषता है, या गृह स्थापत्य की जो तीसरी विशेषता है, वो है स्नानागार। आप देखोगे भाई प्रत्येक आवास में आपको ईंटों के फर्श का बना हुआ स्नानागार मिलेगा। स्नानागार से मतलब है स्विमिंग पूल। उसके बाद मोहनजोदड़ो के कुछ आवासों में हमें क्या देखने को मिलता है, दूसरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियां देखने को मिलती है। इसका मतलब क्या है कि कुछ घर ऐसे थे जो 2 मंजिल के थे भाई, हो सकते हैं। ये है आपके आज की क्लास का आखिरी और लास्ट टॉपिक भाई, ठीक है। और वो लास्ट टॉपिक है 3.3, जिसमें हम पढ़ेंगे दुर्ग के बारे में, ठीक है भाई। अब पहला तो दुर्ग कह रहे हैं। दुर्ग का जो शाब्दिक अर्थ होता है बेटा, वो होता है किला। क्या होता है? किला। अब हम इसे किला बोल रहे हैं, दुर्ग बोल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसमें कुछ ना कुछ तो संरचना ऐसी मिली होगी, कुछ ना कुछ तो ऐसा मिला होगा जिसके आधार पर हम ये कह रहे हैं कि ये दुर्ग है। या फिर कुछ ऐसी संरचना मिली होगी जिसका इस्तेमाल सार्वजनिक तौर पर किया जाता हो, या फिर कोई उच्च अधिकारी इसका इस्तेमाल करता हो, है कि नहीं। तो वो संरचनाएं हैं माल गोदाम, जिसे अन्नागार भी बोलते हैं। एक मिला है विशाल स्नानागार और एक मिला है विशाल भवन। ये आपकी किताब में नहीं है, पर मैंने यहाँ पर लिखवा दिया है, ताकि अगर दुर्ग पर सवाल आ जाए तो आपके पास कुछ लिखने के लिए हो। तो सबसे पहली संरचना, जैसे कि मैंने बताया आपको, माल गोदाम है, अन्नागार है भाई। अब नाम से पता चल रहा है अन्नागार यानी माल गोदाम, इसमें माल रखा जाता होगा यानी अनाज रखा जाता। ये बहुत ही विशाल संरचना है भाई। इसका निचला हिस्सा तो बचा हुआ है, ईंटों का बना हुआ था क्योंकि, और ऊपरी हिस्सा लकड़ी का बना हुआ था, तो वो नष्ट हो गया। यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा अनाज के दाने मिले ऐसे फैले हुए एक कमरे में। तो सिंपल सी बात है, हो सकता है कि अनाज को यहाँ पर स्टोर किया जाता होगा। आप में से अगर कोई बच्चा राशन लेने गया हो दुकान पर, ठीक है, जो सरकारी राशन मिलता है, वहां पे आपने देखा होगा उसके बाहर कितना अनाज का दाना फैले रहते हैं ना। तो उसी तरीके से सोचा इतिहासकारों ने और बोला कि ये जगह माल गोदाम होगी या अन्नागार होगा। तो दूसरी महत्वपूर्ण संरचना है वो है विशाल स्नानागार। इसके ऊपर भाई स्टार लगा रहा हूं क्योंकि इस पे अलग से भी सवाल आ जाता है। तो जो विशाल स्नानागार था वो आयताकार जलाशय था भाई आपका, ठीक है, स्विमिंग पूल, ठीक, जिसके चारों ओर गलियारे बने हुए थे, गलियां बनी हुई थी। इसके तल तक जाने के लिए उत्तर की दिशा में सीढ़ियां हैं और दक्षिणी दिशा में सीढ़ियां हैं। मान लो ये आपका है ना स्विमिंग पूल हो गया भाई, इसके यहाँ सीढ़ी और यहाँ सीढ़ी, ताकि उतरकर बंदा स्विमिंग पूल में छलांग लगा सके, ठीक है। उसके बाद इसको ईंटों तथा जिप्सम के माध्यम से जलबद्ध किया गया है। क्या किया गया है? जलबद्ध किया गया है। इस जलाशय के 3 और कमरे बने हुए थे जिसमें कुएं थे। इन्हीं कुओं में से जलाशय में पानी लाया जाता होगा, सिंपल सी बात है।
तो इसकी संरचना को देखकर इतिहासकार कहते हैं कि हो सकता है कि इसका इस्तेमाल अनुष्ठानिक कार्यों के लिए किया जाता हो, यानी कि पूजा पाठ करने से पहले जो स्नान वगैरह किया जाता है, हो सकता है कि वो इसके लिए उसका इस्तेमाल किया जाता हो, संभव है। फिर उसके बाद है विशाल भवन। तो स्नानागार के जस्ट पास में ही एक विशाल भवन भी मिला है, ठीक है भाई। अब इस विशाल भवन को कहते हैं कि हो सकता है कि भाई ये उच्च अधिकारी का भवन हो या किसी राजा का भवन हो। क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि उसमें ना एक कमरा मिला है ऐसे, ठीक है भाई, और उस कमरे में एक सीट यहाँ लगी है ऐसे, कुछ सीटें ऐसे लगी है। आप मेरी बात समझ रहे हो सकता है कि यहाँ पर राजा बैठता हो और यहाँ पर उसके मंत्रीगण, अधिकारी लोग, यहाँ पर बैठकर वो लोगों से चर्चा करता हो। और ये काम तो सिर्फ राजा ही करता है, कोई आम आदमी तो करेगा नहीं, है ना, या फिर कोई उच्च अधिकारी होगा। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर सीखा तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे ही मैं इस चैप्टर से जुड़ा हुआ दूसरा क्लास अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए।